हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ए। इसमें हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। देखिए, किरचॉफ्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो इससे आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, या फिर किरचॉफ के नियम को परिपथ सहित समझाइए। एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। ठीक है, और इसके अलावा इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ को। देखिए, किरचॉफ्स लॉ की अगर बात करें तो आपको पहले मैं बता दूं कि आपने ओम का नियम जब पढ़ा होगा, ओम्स लॉ जो है, उसके हेल्प से आप किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज या फिर करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो सर्किट होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वहाँ पर ओम्स लॉ के हेल्प से इन वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ स्पेशल लॉज की। तो किरचॉफ लॉ की अगर बात करें तो जर्मन साइंटिस्ट गुस्ताव किरचॉफ ने ये लॉ दिए थे। किरचॉफ्स लॉ में आप बात करें लॉज की तो इसमें मेनली दो लॉ होते हैं। प्रथम नियम, या इसे नाम देते हैं संधि का नियम, जंक्शन लॉ। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो ये नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। ठीक है, दैट इज सिग्मा आई इक्वल्स जीरो। अब यहाँ पर देखिए, इसके कहने स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर आपको कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हो, वहाँ पर कोई आपको जंक्शन पॉइंट दिख रहा हो, एक संधि दिख रही हो जहाँ पर अलग तार आपके ज्वाइन हो रहे हों, जहाँ पर आपके डिफरेंट सेक्शंस मिल रहे हों, तो जंक्शन पर जितनी भी करंट का सम होगा वो सम जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हैं उसको उस फॉर्मूले को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म देने की, तो आप उसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल्स जीरो। सिग्मा का मतलब आप जानते होंगे, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि जहाँ पर भी हमें चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज करना होता है तो वहाँ पर हम सिग्मा का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो सिग्मा आई कहने का मतलब है कि किसी जगह पर जो जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट है उन सभी का योग है। ठीक है, तो किसी भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं पर कोई जंक्शन मिलता है तो उस जंक्शन पर जितनी भी करंट्स आ रही होंगी उन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए आप क्या करेंगे, एग्जाम में इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम देखिए यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है मेरा ओ। ठीक है, ये कोई एक सर्किट के अंदर का एक पोर्शन है, किसी परिपथ का एक हिस्सा है जहाँ पर ओ जो है संधि है। ठीक है, इस संधि पर देखिए I1 करंट आ रही है संधि की ओर, I2 करंट भी संधि की ओर आ रही है, लेकिन I3 करंट संधि से बाहर की ओर को जा रही है, I4 भी बाहर को जा रही है और I5 भी संधि से बाहर की ओर को जा रही है। ठीक है, यानी जंक्शन की ओर आने वाली करंट्स हैं I1 और I2, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स हैं I3, I4 और I5। अब जो किरचॉफ का लॉ कहता है वो कहता है इस जंक्शन पर जो ये सारी इलेक्ट्रिक करंट्स हैं इन सभी का सम क्या होगा, जीरो के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यानी चिन्ह परिपाटी। बीजगणितीय योग कहने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर एक साइन कन्वेंशन असाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी करंट जो है संधि की ओर आ रही हैं हम उन्हें मानेंगे प्लस साइन में, और जो जितनी भी करंट संधि से दूर जाएंगी उन्हें हम लेंगे नेगेटिव साइन में। ठीक है, यानी कि आने वाली करंट्स और जाने वाली करंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक के साथ प्लस साइन असाइन कर दे रहे हैं और दूसरों के साथ जो बाहर को जा रही है उनके साथ माइनस का साइन असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। जो संधि की ओर आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे I1। ठीक है, संधि की ओर I2 भी आ रही है तो प्लस I2 माइनस I3। ठीक है, क्योंकि I3 करंट संधि से दूर जा रही है इसलिए इसे हम माइनस में लेंगे, तो माइनस I3 माइनस I4, क्योंकि I4 भी संधि से बाहर जा रही है,
यानी जंक्शन से बाहर को जा रही है, और I5 ये भी जंक्शन से बाहर की ओर को जा रही है, इसलिए इसे -I5 लिखेंगे। तो I1 और I2 को हमने पॉजिटिव लिया है, I3, I4 और I5 को नेगेटिव लेके इस पूरी क्वांटिटी को इक्वल्स लिख देंगे 0। तो ये जो बीजगणितीय योग कहने का मतलब था वो आप समझ चुके होंगे कि बीजगणितीय योग में आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो करंट्स आ रही हैं वो पॉजिटिव लेंगे, जो जंक्शन से अवे जा रही हैं उनको आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो I1 प्लस I2 एक साइड आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, तो ये दूसरी साइड जो पोर्शन जाएगा वो आएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक इस किरचॉफ के नियम का एक दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं कि किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग जो था I1 प्लस I2 संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम की दो डेफिनेशन बन गई, दो स्टेटमेंट बन गए कि या तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ इनगोइंग करंट्स इक्वल सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। अब देखिए, इस प्रक्रिया में जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम प्रथम नियम को बता रहे हैं, तो हम देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की करंट का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह की वैद्युत धारा संचित नहीं हो रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जंक्शन से बाहर को चले जा रही है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, अच्छा आप लोग ये भली भांति जानते होंगे कि जो करंट होती है वो कैसे बनती है, जब आपके आवेश एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके फ्लो होने से बनती है, इलेक्ट्रिक चार्जेज के फ्लो होने से बनती है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ संधि पर जितना आवेश आ रहा था उतना ही आवेश इस संधि से बाहर को भी जा रहा है। यहाँ पर आवेश का एक्यूमुलेशन या फिर आवेश का संचय नहीं हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे आंसर में, आवेश। ठीक है, तो आशा है फर्स्ट लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस नियम को आप संधि का नियम भी कह सकते हैं या संधि नियम भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे लिखना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, यानी जंक्शन पर डिफाइन किया जा रहा है ये, तो इसको लिख सकते हैं संधि नियम या फिर जंक्शन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ की तरफ को चलते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करेंगे। देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में कार्य करने वाले सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर इसे सर्किट यानी परिपथ के द्वारा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो किसी बंद परिपथ में कार्य करने वाले सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, कहने का मतलब है सिग्मा V इक्वल्स 0। किसी क्लोज्ड सर्किट में जितने आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का आप अलजेब्रिक सम ले लीजिए, तो आपको जो सम मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी सिग्मा V यानी वोल्टेज के लिए V लिखा है, तो बहुत सारे वोल्टेज ले लीजिए, उन सबको जोड़ लीजिए, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा सिग्मा V इक्वल्स 0। इस सिग्मा V का मतलब क्या हुआ, अगर सर्किट के अंदर V1, V2 और V3 नाम के 3 पोटेंशियल डिफरेंस हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स 0 आएगा। ठीक है, या फिर इस द्वितीय नियम को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एवं परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखिए, इस स्टेटमेंट को अलग अलग करके देखते हैं। पहला कहता है कि प्रवाहित होने वाली धारा यानी I जो है एवं परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध यानी R से प्रदर्शित करेंगे, तो I और R के गुणनफल, तो I इंटू R
जितने परिपथ में I और R के मल्टीप्लिकेशन होंगे उन सभी का हमें क्या ले लेना है, बीजगणितीय योग। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो परिपथ में जितना विद्युत वाहक बल मौजूद होगा उसके योग के बराबर होगा, या फिर जितना विद्युत वाहक बल है कुल उसके बराबर होगा। अगर परिपथ में आपके पास I और R का जितने भी I और R के मल्टीप्लिकेशन आपको मिल रहे हैं उन सभी का आप योग ले लें तो उसे लिख लेंगे सिग्मा IR इक्वल्स, किसके बराबर लिखेंगे, सिग्मा E। E किसको बता रहा है, E बताता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल को। तो सिग्मा IR इक्वल्स सिग्मा E। तो चाहे तो आप द्वितीय नियम को इस तरह से लिख लें, चाहे इस तरह से लिख लें। ठीक है, ये दोनों ही बातें सत्य हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज को भी समझ लेते हैं तो आपको सर्किट एक्सप्लेन करने में और ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैं डिफाइन करती हूँ। इन एनी क्लोज सर्किट और मैश यानी इन अ नेटवर्क ऑफ वायर्स द algebraic sum of products of currents and resistances, that is voltage drops, plus the algebraic sum of all the EMFs in that circuit is 0। यानी कहने का मतलब है इन एनी क्लोज सर्किट और मैश की अगर हम बात करेंगे तो उस समय algebraic sum of EMF, क्लोज सर्किट के अंदर जितने EMF हैं उन सभी का algebraic sum प्लस सर्किट के अंदर जितना वोल्टेज ड्रॉप है उसका सम किसके इक्वल होगा, 0। ये जो स्टेटमेंट लिखा है अलजेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल्स 0, ये हम इसी को कहते हैं सिग्मा IR इक्वल सिग्मा E। यह इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, तो आशा है आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इसको हम और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आखिर द्वितीय नियम क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उससे आपको ये नियम अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अगर आपको किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमें फिर से साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी, देखिए चिन्ह परिपाटी हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको कॉपी में एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक सर्किट का डायग्राम है। ठीक है, इस सर्किट में आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, R1, R2 और यह है R3 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 आपके पास रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस सर्किट में 3 आपके पास जो बैटरी है या फिर सेल है वो है, यहाँ पर सेल है यहाँ पर E1 और दूसरा है E2 और तीसरा है आपके पास E3। ठीक है, तो यहाँ पर E1 EMF है इस सेल का, E2 इस दूसरे सेल का EMF है, E3 इस तीसरे सेल का EMF है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब ये जो सर्किट है इसके एंड्स को मैंने लिखा है, यानी इसके कोने जो हैं उनको मैंने नाम दिया है, ये ABCD और ये EF। ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है, हम सबसे पहले बात करते हैं एक क्लोज्ड लूप लेते हैं। क्लोज्ड लूप में से हम एक लूप लेने वाले हैं जो होगा आपका यानी कि बंद पाश ABDCA। ठीक है, ABDCA, ये मैं एक क्लोज्ड लूप ले रही हूं इस पूरे सर्किट में। ठीक है, इसके अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं अभी किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो जहां पर आप साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आप सर्किट में चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मतलब आप I और R की वैल्यू लेना, कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से आप मूव करेंगे उधर को, तो अगर करंट आपके चलने की दिशा के विपरीत दिशा में बह रही है, यानी जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में अगर करंट फ्लो कर रही है तो करंट का साइन लेंगे माइनस। ठीक है, और अगर करंट आपके चलने की ही दिशा में फ्लो करेगी तो आप करंट के साइन को लेंगे प्लस। ठीक है, तो करंट का साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा के केस में जहां को आप चलना स्टार्ट करेंगे, अगर विद्युत धारा उसी दिशा में बह रही है तो विद्युत धारा को आप धनात्मक लेंगे। अगर विद्युत धारा आपके चलने की विपरीत दिशा में बह रही है तो उसे ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, और अगर बैटरी के EMF की बात की जाए या फिर सेल के EMF की बात की जाए तो यहाँ पर जो सेल होगा, आप जैसे A पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सबसे पहले चलते हुए
ये जो सेल है इसका E1 का आपको ये पॉजिटिव हिस्सा, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये आपकी पॉजिटिव साइड को दिखाती है, प्लस टर्मिनल है, और ये छोटा वाला जो लाइन है वो आपका माइनस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ से जब ए पॉइंट से चलना आपने स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले कौन सी साइड मिली, इसकी पॉजिटिव साइड मिली। ठीक है, तो E1 का जो साइन होगा, इस EMF का जो साइन होगा उसे भी आप पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, प्लस E1 लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके विपरीत अगर आपको किसी भी सेल या बैटरी का जो EMF है उसका अगर नेगेटिव टर्मिनल आपको पहले मिलता है चलते समय, तो तब जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, A B D से होते हुए यहाँ की ओर को आएंगे, तो यहाँ पर हमें इसका माइनस वाला हिस्सा मिलेगा, तो इस EMF को हम लेंगे -E2। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस क्लोज्ड लूप में ये अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ये आपका क्लोज्ड लूप है, ये क्लोज्ड लूप है आपका 1। ठीक है, चलना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं A से लेकर B से D से C से वापस A तक आएंगे। ठीक है, तो मैं ये एरो इस क्लोज्ड लूप के अराउंड एरो ऐसे दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A पॉइंट से चलना मैं अगर स्टार्ट करूँ तो I1 क्या है, मेरे चलने की विपरीत दिशा में I1 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो I1 का साइन हम क्या लेंगे, माइनस, तो ये मिल गया हमें -I1। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है वो हमको ढूंढना है, प्रतिरोध कौन सा है। इस लाइन में रेजिस्टेंस का नाम क्या है, R1 है। ठीक है, तो I और R को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल्स होता है V/I। ठीक है, तो वहां से I × R करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, V। ठीक है, तो हमें चूंकि किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जितने भी पोटेंशियल्स होते हैं, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, उनका अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल होता है। तो हमें सबसे पहला जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, I और R के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। अब चूंकि I तो आपका माइनस में है, -I1 × R1 लेंगे तो आपको पहला पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। ठीक है, अब आगे को बढ़ते हैं, तो देखिए जैसे ही आप आगे को बढ़ रहे हैं आपको E1 भी मिला, यानी कि आपको सेल का EMF मिला। ठीक है, अब जैसे ही आप A से B की ओर को जा रहे हैं आपको इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलेगा, तो E1 का साइन क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे, प्लस E1 इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आते हुए हमने सारी चीज कवर कर ली। हमें पहला पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 मिल गया था। ठीक है, -I1 R1 पहला पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस दूसरा पोटेंशियल किसका मिला, सेल का EMF मिला E1। ठीक है, इसको भी हम एज अ पोटेंशियल डिफरेंस की तरह से काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए हम B से D की ओर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, D से C की ओर को आते हैं। तो तब देखिए आपको D से C की ओर जाते समय सबसे पहले यहाँ पर करंट दिख रही है I2। ठीक है, ये I2 करंट कहाँ को फ्लो कर रही है, D से C की ओर को फ्लो कर रही है और आपके ही चलने की दिशा में है। तो I2 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस I2 लेंगे। ठीक है, और I2 को इस रेजिस्टेंस R2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो I2 × R2 लेंगे प्लस साइन के साथ, प्लस I2 R2। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर दूसरा सेल मिला, E2 है जिसका EMF। इस E2 के साइन की बात करें तो देखिए आप कहाँ से चल रहे थे, A से B में आए, B से D, D से C की तरफ जा रहे हैं, आप D से C की तरफ को जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको इस सेल का कौन सा टर्मिनल मिला है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जो EMF E2 है उसका साइन भी लेंगे आप माइनस, तो इसको लिख लेंगे -E2 इक्वल्स। अब देखिए हमने इस A से B तक के दौरान जितना भी वोल्टेज ड्रॉप या जितना पोटेंशियल डिफरेंस था टोटल वो ले लिया। फिर नीचे को आते हुए भी आपको यहाँ पर इस हिस्से में जितना पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो ले लिया, जितने EMF थे वो ले लिए। सभी का अलजेब्रिक सम हमें मिल चुका है क्योंकि हमने सभी के साथ साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है। तो ये सारा अलजेब्रिक सम
जितना भी इस क्लोज्ड लूप ए बी डी सी ए के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस था उसका अलजेब्रिक सम आपने ले लिया है और वो किसके इक्वल होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप और मॉडिफाइड करके लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसे लिख दीजिए I2R2 माइनस I1R1 इक्वल्स, पक्षांतर कर देंगे तो E2 माइनस E1। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपने इस जो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था आपके पास, इसका एक लूप आपने सॉल्व कर लिया है, एक लूप के लिए आपने इक्वेशन बना ली है। ठीक है, अब दूसरे लूप की बात करते हैं। मैं दूसरा लूप ये लूंगी। ठीक है, इस दूसरे लूप को लेते हैं तो बंद पाश, देखिए ये ले रही हूं मैं CDFEC, यहां से शुरू करेंगे और यहां से होते हुए ये वापस C तक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, सेकेंड लूप लिया। ठीक है, तो इस सेकेंड लूप में देखिए फिर से हम C से चलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी करंट मिल रही है आपको, I2। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, जब आपने सेल या बैटरी लगाई हो तो सेल के लगने की वजह से सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट, और करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर को होती है, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल, तो इसलिए करंट इस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है, ये प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगी। ऐसे ही E2 वाले सेल की वजह से जो करंट फ्लो करेगी I2 वो ऐसी होगी। ठीक है, और नीचे तीसरे वाले सेल में जो करंट आएगी यहाँ पर इस टर्मिनल के थ्रू, वो इस I1 और I2 का सम होगा। ठीक है, क्योंकि इस जंक्शन पर ये दोनों करंट क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, और I1 प्लस I2 ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा, इस E3 की जो करंट I3 होगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बात करते हैं बंद पाश CDEFEC की, यानी ये दूसरे क्लोज लूप की। ठीक है, तो जैसे ही आप C से चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको करंट मिल रही है I2 को अगर हम रेजिस्टेंस R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, I इंटू R इक्वल्स V के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ही हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो I2 किस साइन के साथ लिया जाएगा, माइनस I2 इसे लिखेंगे, इनटू R2 करना पड़ेगा क्योंकि हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो पहला वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल चुका है। अब दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस या दूसरा वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं या EMF लेते हैं, तो आप इधर C से इधर को D की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप E2 जो सेल का E2 EMF है, हमें यहाँ पर पहले क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो E2 को क्या लेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे, प्लस E2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से होते हुए आप यहाँ पर आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं। I2 और R2 के मल्टीप्लिकेशन से एक वोल्टेज ड्रॉप लिया और दूसरा हमने EMF ले लिया। ठीक है, फिर D से लेकर F तक गए, F से वापस हम E की तरफ को आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर फिर आपको तीसरा यहाँ पर सेल मिल रहा है जिसका EMF है E3। ठीक है, तो E3 EMF इसका है, तो लेकिन हम F से जब E की तरफ को आए तो हमें कौन सा टर्मिनल मिला, पहले ये मिला हमें नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो E3 का साइन कैसा लेंगे, माइनस लिखेंगे E3। ठीक है, अब आपके पास एक चीज और बच रही है, करंट भी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको फिर से पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो करंट मिल रही है, आप चूंकि इस डायरेक्शन से आ रहे थे और ये करंट आपके अपोजिट आ रही थी, तो आप यहाँ पर I1 प्लस I2 नाम की जो ये करंट है, इसका साइन कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस I1 प्लस I2 ब्रैकेट क्लोज। अब इस I को किससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है, रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस कौन सी है यहाँ पर, R3, तो इंटू R3 इक्वल्स कर देंगे 0। ठीक है, तो इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं I2R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। सिंपल मैथमेटिक्स की है, मैंने यहाँ पर पक्षांतर कर दिया है, साइड चेंज कर दी है इनकी, तो ये I2R2 को मैंने उस साइड भेज दिया है और I1 प्लस I2 इंटू R3 को भी उधर भेज दिया है, तो इस साइड जो रह जाएंगे वो होंगे E2 माइनस E3। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सेकेंड लूप यानी CDFEC नाम के क्लोज्ड लूप के लिए सेकेंड इक्वेशन मिल चुकी है।
ठीक है। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ को यूज करते हुए आपने इस कॉम्प्लेक्स सर्किट के 2 लूप्स बना के इक्वेशन अरेंज कर ली है, अपने पास समीकरण उपलब्ध कर लिए हैं, ठीक है। अब एक लूप और बन सकता है इसमें, कौन सा लूप? जो बड़ा लूप होगा, ABFEA, ये पूरा सर्किट वाला लूप, ठीक है। इसमें हम बीच वाले पार्ट को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर्किट में जो आपको नाम बोला जा रहा है क्लोज्ड लूप का, उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पर वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्लोज्ड लूप अब कौन सा है? ABFEA, ठीक है। लास्ट वाला हिस्सा A आ जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा पूरी तरह से, ABEFEA, ठीक है। अब देखिए इस लास्ट वाले लूप की बात कर रहे हैं, तो आप A से B की तरफ को जब चल रहे हैं तो I1 आपके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। तो इसका साइन क्या लेंगे? माइनस लेंगे, तो माइनस I1। इसको किसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कौन है? R1, ठीक है। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस या पहला वोल्टेज ड्रॉप आपको मिला है -I1 R1, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आपका सेल है, आप A से B की ओर को जा रहे थे, तो उस समय आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसे लिख लेंगे +E1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्किट में आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर आपको सेल का पॉजिटिव हिस्सा पहले मिलता है तो सेल का EMF आप पॉजिटिव में लेंगे, अगर नेगेटिव टर्मिनल आपको पहले मिलता है तो नेगेटिव -E1 लिखेंगे उसे, ठीक है। तो ये बात हो गई A से B तक चलने की। B से F तक आपके पास कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर, वोल्टेज ड्रॉप या EMF। और जब आप F से E की तरफ को आते हैं तो देखिए फिर आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ें मिल रही हैं? यहाँ पर आपको मिलता है रेजिस्टेंस और करंट। तो फिर करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो -I1 + I2 करेंगे, इंटू इसे मल्टीप्लाई कर देंगे R3 से, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कोई EMF बचा है। हाँ, हमारे पास ये सेल जो था इसका EMF है E3, और F से E की तरफ को आने पर हम कैसे चल रहे थे? A से B, B से F, F से E, फिर E से A। तो यहाँ से जब हम F से E की तरफ जा रहे थे तो आपको सबसे पहले इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो इसको लिख लेंगे -E3, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर लगभग आ चुकी हैं। देखो I और R का मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है, पहला EMF मिल चुका है, इस लाइन में कुछ नहीं है, नीचे वाली लाइन में I और R का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है, और ये सेल मिल गया है, सेल का EMF मिल गया है, और इस E से वापस A तक जाने में यहाँ पर कुछ नहीं है। बीच वाले टर्मिनल की बात नहीं करेंगे, बीच वाली ये जो सर्किट की लाइन है इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्लोज्ड लूप का नाम क्या दिया है? ABFEA। तो जो बोल रहे हैं उसी उसी पथ पर आपको चलते हुए चीजें बतानी हैं। तो ये पूरा अलजेब्रिक सम हो गया, और किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। इसको और मॉडिफाई आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं I1 R1 + I1 + I2, बाहर से लिख देंगे R3, ठीक है, इक्वल्स E1 - E3, ठीक है। अच्छा, तो देखिए आपको यहाँ पर किरचॉफ सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ अप्लाई किया। फर्स्ट लॉ कहाँ पर अप्लाई हुआ था? यहाँ पर, ठीक है। किरचॉफ के दोनों नियमों को अप्लाई करने पर, या फिर यहाँ मेनली हमने बात की थी किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो देखिए यहाँ पर हमने किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हुए इस जटिल परिपथ के लिए 3 तरह की इक्वेशन प्राप्त कर ली हैं, ठीक है। और इन 3 इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप I, R और E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, और E1, E2 की वैल्यू पता है, E3 की वैल्यू पता नहीं है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब है 3 इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं, और I, R या E में से कोई भी अननोन क्वांटिटी आपके पास है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको ये किरचॉफ का सेकंड लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बात और बचती है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कौन से संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रथम नियम जो है किरचॉफ का वो आवेश संरक्षण को बताता है,
और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को बताता है। आशा है आपको किरचॉफ के दोनों नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के जो ये लॉ हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।